रात का समय था, ठंडी हवाएं पहाड़ों के बीच से सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा फैला था, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज और हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी सरकारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बस का ड्राइवर था वीरेन, उम्र करीब 42 साल। काले बालों में सफेदी की लकीरें उतर आई थीं, पर चेहरे पर अभी सख्त और गंभीर भाव बने रहते थे। वीरेन पिछले 20 सालों से इस पहाड़ी रूट पर बस चला रहा था, देवगढ़ से रामपुर तक। लोग कहते थे कि यह रास्ता दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात में उतना ही भयानक। खासकर काली घाटी का इलाका, जहां हर किसी ने कुछ न कुछ अजीब घटने की बातें सुनी थीं। पर वीरेन इन सब बातों पर हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, ये सब लोगों के डर की बातें हैं, वो हमेशा अपने क्लीनर मदन से कहता था। मदन करीब 25 साल का जवान लड़का था, जो हाल ही में वीरेन की बस में काम करने लगा था। वो थोड़ा डरपोक किस्म का था और रात की ड्यूटी उसे पसंद नहीं थी। उस रात भी बस में सिर्फ 6 सवारियां थीं। एक बूढ़ा जोड़ा जो अपने गांव जा रहा था, 2 कॉलेज के लड़के जो देवगढ़ घूमकर लौट रहे थे, एक जवान औरत जिसने सिर पर चुन्नी ढक रखी थी और किसी से बात नहीं कर रही थी, और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सीट के कोने में बैठा खिड़की से बाहर झांकता जा रहा था। बस धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ाई चढ़ रही थी। घना कोहरा सड़क पर उतर आया था। सामने कुछ फीट तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मदन बोला, भाई जी, लगता है कोहरा ज्यादा है, कहीं ब्रेकडाउन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वीरेन ने मुस्कुराकर कहा, डर मत लड़के, मैंने इस रास्ते पर 1000 बार गाड़ी चलाई है, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी बस का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा। खर खर। वीरेन ने बस रोकी। घड़ी में रात के 12:15 बज रहे थे। वो बोला, अरे लगता है कुछ फ्यूल लाइन में गड़बड़ है, जरा टॉर्च दे। मदन ने डरते हुए टॉर्च निकाली और दोनों नीचे उतरे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ फुट दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में ठंड और नमी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पास में खड़ी हो। वीरेन ने बोनट खोला और इंजन देखने लगा। तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। मदन ने कांपती आवाज में पूछा, भाई जी, कोई है क्या उधर? वीरेन ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, पर वहां सिर्फ धुंध थी। कुछ देर बाद इंजन ठीक हुआ और दोनों बस में लौट आए। लेकिन अब बस के अंदर का माहौल अजीब था, जैसे सवारियां एकदम चुप हो गई हों। वीरेन ने पीछे देखा। बूढ़ा जोड़ा सीट पर झुका हुआ था, शायद सो गया था। वो 2 कॉलेज वाले लड़के मोबाइल चला रहे थे, पर वो जवान औरत। सुबह जब पुलिस ने वह बस देखी थी, तब बस पूरी तरह सुनसान थी। वीरेन की लाश ड्राइवर सीट पर थी, लेकिन मदन कहीं नहीं मिला। लोगों को लगा कि शायद डरकर भाग गया होगा, पर सच्चाई कुछ और थी। मदन जिंदा था, लेकिन उस रात उसने जो देखा, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। जब बस में वो औरत प्रकट हुई थी, तब मदन सीट के नीचे छिप गया था। वो कांप रहा था, पर उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ दिखा। वीरेन की चीखें, औरत का डरावना चेहरा, और फिर अचानक सन्नाटा। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, तो मदन ने सिर उठाया। बस खाली थी, लाइटें बुझी थीं, और बाहर से हवा की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे बस से बाहर निकला। घड़ी में 3:10 बज रहे थे। कोहरा और भी घना हो गया था। वो डरते हुए बोला, कोई है भाई जी? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने सामने देखा, सड़क के उस पार एक पुराना पत्थर का रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे उस दिशा में बुला रहा हो। हवा में किसी की आवाज गूंजी। मदन, उसकी रगों में खून जम गया। वो कांपते हुए बोला, कौन है? आवाज फिर आए, आओ, मेरी कहानी सुनो। मदन जैसे किसी अदृश्य ताकत के बस में था। वो जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था, आधा टूटा, दीवारों पर जाले। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति के पास एक औरत बैठी थी, वही औरत। सफेद साड़ी, खुले बाल, ठंडी आंखें। मदन डर से पीछे हट गया, पर वो बोली, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो धीरे धीरे बोली, मेरा नाम गौरी था। 5 साल पहले मैं इसी रास्ते से गुजर रही थी। शादी के 2 दिन बाद अपने ससुराल जा रही थी। उसी रात तुम्हारे ड्राइवर वीरेन की बस ने मुझे टक्कर मारी। वो रुका नहीं, मुझे तड़पता छोड़ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सर्द गुस्सा था। लोगों ने मेरी लाश अगले दिन घाटी के नीचे पाए। तब से मैं यहाँ हूँ, किसी को घर पहुँचाने नहीं, बल्कि उस पाप का हिसाब लेने। मदन घबराया, तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? गौरी ने कहा, तुम डरो मत, तुम पापी नहीं हो। पर तुम्हें सच सबको बताना होगा, ताकि मेरा मन शांत हो सके। मदन बोला, मैं सब बता दूंगा, पर अभी यहाँ से जाने दो। गौरी मुस्कुराए,
जा सकते हो, लेकिन याद रखना जब तक लोग उस जगह से गुजरते रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। क्योंकि कुछ आत्माएं घर नहीं पहुंच पाती। धीरे धीरे वो कोहरे में गायब हो गई। मदन अगले दिन किसी तरह घाटी से नीचे के गांव पहुंचा। उसकी हालत खराब थी, चेहरे पर खरोंचे, कपड़े फटे, आंखें लाल। वो चिल्लाता हुआ बोला, भाईजी मर गया, बस में भूत था। वो औरत सचमुच थी। लोगों ने समझा कि वह सदमे में है। पुलिस ने रिपोर्ट ली, लेकिन किसी को भूत प्रेत की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। बस को कबाड़ घोषित कर दिया गया और वहीं छोड़ दिया गया। मदन शहर लौट आया, पर रातों को उसे वही आवाजें सुनाई देती। मदन, तुमने सच नहीं बताया। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो लोगों को घाटी की कहानी सुनाता, पर कोई मानता नहीं। 3 महीने बाद परिवहन विभाग ने उसी रूट पर एक नई बस लगाई। नए ड्राइवर का नाम था अखिलेश। वो जवान था, बहादुर और नई नौकरी को लेकर खुश। लोगों ने उसे चेतावनी दी, रात के 12 बजे काली घाटी मत जाना। अखिलेश हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं वहां से रोज निकलूंगा। पहली रात जब वो घाटी पहुंचा तो सब सामान्य था, लेकिन जब बस बीच घाटी में पहुंची तभी सड़क के किनारे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए। वो वही जगह थी जहां वीरेन की बस रुकी थी। अखिलेश ने मजाक में कहा, लगता है यही है वो भूतनी जिसके किस्से सुनाए जाते हैं। मदन, जो अब क्लीनर बन चुका था, उसी बस में कांप उठा। भाईजी, गाड़ी मत रोको, ये वही है। पर अखिलेश ने बस धीमी की। औरत ने सिर उठाया और मुस्कुरा दी। बस का इंजन बंद हो गया। अंधेरा छा गया और एक बार फिर काली घाटी ने अपनी सवारी ले ली। आज भी हर साल कोई न कोई बस उस रास्ते से गुजरती है और कभी वापस नहीं आती। सरकार ने वो रूट बंद कर दिया, पर कुछ निजी बसें अब भी गलती से वहां जाती हैं। लोगों ने अब उस जगह का नाम बदल दिया है, मृत घाटी। गांव के लोग कहते हैं, जब रात में कोहरा छा जाता है और सड़क सुनसान होती है, तो एक औरत दिखती है जो धीरे से कहती है, भाई साहब, मुझे काली घाटी में उतरना है। कहते हैं, जिसने भी उसे बस में बैठाया, वो कभी सुबह नहीं देख पाया। काली घाटी अब बंद घोषित की जा चुकी थी। सरकारी आदेश था कि रात के बाद उस रास्ते से कोई वाहन न गुजरे। लेकिन अफवाहें रुकती नहीं थीं। लोग कहते थे कि घाटी में अब भी किसी बस के हॉर्न की आवाज गूंजती है, जबकि वहां कोई बस नहीं चलती। गांव वाले मानते थे कि वो आवाज वीरेन की बस की आत्मा की है, जो हर रात उसी रूट पर चलती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने धुंध में बस की झलक देखी, टूटी खिड़कियां, बुझी लाइटें और भीतर बैठी सफेद साड़ी वाली औरत। और उन्हीं अफवाहों के बीच मदन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मदन अब शहर के एक छोटे से अस्पताल में भर्ती था। वो अक्सर नींद में चिल्ला उठता, गौरी, मैंने सब कह दिया, अब मुझे छोड़ दे। डॉक्टर कहते थे कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है। पर रात में जब लाइटें बंद होती तो कमरे में किसी के चलने की आवाज आती। नर्सें डरती थीं उस वार्ड में ड्यूटी करने से। एक रात नज ने देखा, मदन के बिस्तर के पास कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में एक औरत। वो धीरे से बोली, मदन, तूने कहा था मुझे घर पहुंचाएगा। नज भागी, पर जब वापस लौटी तो मदन गायब था। उसके बिस्तर पर सिर्फ खून के निशान थे और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, काली घाटी। 3 महीने बाद एक युवा रिपोर्टर आरव शर्मा उस इलाके में आया। उसे बचपन से ही भूतिया घटनाओं पर रिसर्च का शौक था। उसने काली घाटी के बारे में बहुत कुछ सुना था। बस ड्राइवर वीरेन की मौत, मदन का गायब होना और बार बार दिखने वाली औरत। वो बोला, अगर ये सच है तो मैं इसे कैमरे में कैद करूंगा। आरव के साथ 2 साथी थे, प्रीति कैमरा वुमन और सागर साउंड इंजीनियर। तीनों ने रात के 11 बजे घाटी में कैमरे और रिकॉर्डर लगाए। घड़ी ने 12 बजाए ही थी कि हवा का रुख बदल गया। तापमान अचानक गिर गया। प्रीति बोली, आरव, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। धुंध में एक धुंधली आकृति, एक बस, जिसके अंदर कोई चल रहा था। आरव ने टॉर्च उठाए और घाटी के मोड़ पर पहुंचा। वहीं सड़क के किनारे एक पुरानी बस खड़ी थी, टूटी, जंग लगी, और नंबर प्लेट पर वही पुराना नंबर DL09C8745। वीरेन की बस। आरव ने हिम्मत करके बस का दरवाजा खोला। जंग खाया हुआ दरवाजा क्रीक की आवाज से खुला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सीटों पर धूल और जाले जमे थे, पर पीछे से किसी के बोलने की धीमी आवाज आ रही थी, भाई साहब, मुझे काली घाटी में उतरना है। प्रीति कांप गई, आरव, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आरव बोला, आवाज किसकी है? अचानक बस की हेडलाइट अपने आप जल उठी। सीट नंबर 7 पर वही औरत बैठी थी, गौरी।
चेहरा सफेद, आंखें काली और होठों पर ठंडी मुस्कान। वो बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। गौरी ने कहा, सच्चाई तो सुनो। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे उस बस ने मारा, और जब मैं तड़प रही थी तो सब भाग गए। मैं अकेली रह गई। अब हर वो बस जो इस रास्ते से गुजरती है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ ताकि कोई और अकेला न रहे। आरव ने कहा, लेकिन तुम अब भी मुक्त क्यों नहीं हुई? गौरी ने शांत होकर कहा, क्योंकि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कभी पूरा नहीं हुआ। मेरी लाश घाटी के नीचे की झील में गिर गई थी, वो अब तक वहीं है। प्रीति बोली, अगर हम तुम्हारा शरीर ढूंढ कर दाह संस्कार कर दें तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तभी मेरा श्राप खत्म होगा। और फिर वो गायब हो गई। अगली सुबह आरव, प्रीति और सागर ने घाटी के नीचे झील में गोताखोर भेजे। 3 घंटे की खोज के बाद उन्हें झील की गहराई में एक कंकाल मिला। सफेद साड़ी के फटे हुए टुकड़े अब भी उसके साथ थे। पास में एक टूटा हुआ मंगलसूत्र और पायल मिली। आरव ने उसी दिन घाटी के मंदिर में उस कंकाल का अंतिम संस्कार करवाया। पंडित ने कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन रात में घाटी पर सन्नाटा था। पहली बार वर्षों में वहां कोई अजीब आवाज नहीं आई, न कोई बस का हॉर्न, न औरत की पुकार। आरव ने प्रीति से कहा, शायद अब काली घाटी का श्राप खत्म हो गया। दोनों मुस्कुराए और लौटने लगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी कार का शीशा नीचे किया तो हवा में एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद। आरव ने प्रीति की ओर देखा। वो समझ गए, गौरी मुक्त हो चुकी थी। 6 महीने बाद आरव ने काली घाटी का रहस्य नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो वायरल हो गई। लोगों ने कहा कि घाटी अब शांत है। लेकिन एक रात जब डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के दौरान आरव स्टूडियो में था, स्क्रीन पर अचानक एक अजीब फ्रेम दिखा। झील का दृश्य और उसमें एक स्त्री का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, हर आत्मा को शांति नहीं मिलती। आरव की सांस रुक गई। कमरे में ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, भाई साहब, मुझे काली घाटी में उतरना है। लाइटें बुझ गईं। डॉक्यूमेंट्री बंद हो गई। लोग कहते हैं आरव उस रात के बाद कभी नहीं देखा गया। और आज तक जब कोई नई फिल्म टीम उस घाटी में शूट करने जाती है तो कैमरे में हमेशा एक सफेद साड़ी वाली परछाई दिखाई देती है। आरव के गायब होने के 6 महीने बीत चुके थे। उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री काली घाटी का रहस्य ने देश भर में सनसनी मचा दी थी। लेकिन उसका अचानक गायब होना किसी रहस्य से कम नहीं था। पुलिस ने कई बार घाटी की तलाशी ली, पर वहां न आरव का कैमरा मिला, न उसकी कार। बस एक टूटी हुई घड़ी मिली जो हमेशा 12:15 पर रुकी थी। वो वही समय था जब 5 साल पहले वीरेन की बस रुकी थी। लोगों ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया, गौरी की आत्मा फिर लौट आई है। इसी बीच आरव की बहन अनन्या शर्मा, जो दिल्ली में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, ने यह मामला अपने हाथ में लिया। वो बोली, अगर मेरे भाई को इस घाटी ने लिया है तो मैं उसकी सच्चाई लेकर ही लौटूंगी। अनन्या एक शांत, समझदार और बेहद बहादुर औरत थी। उसने वैज्ञानिक नजरिए से कई आत्मिक मामलों की पड़ताल की थी, पर काली घाटी के मामले ने उसे भी विचलित कर दिया। वो अकेले कार से देवगढ़ पहुंची और वहां के एक बूढ़े पुजारी पंडित गोपालदास से मिली, जो उस घाटी के मंदिर की देखरेख करते थे। पंडित बोले, बिटिया, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। वो औरत अब भी भटक रही है। कभी कभी वो खुद को गौरी कहती है, तो कभी किसी और नाम से। अनन्या चौंकी, किस नाम से? पंडित बोले, लीला। अनन्या बोली, पर गौरी तो वीरेन की बस की यात्री थी, लीला कौन? पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। यही तो रहस्य है बिटिया। गौरी नाम की औरत सच में मरी थी, पर जिस आत्मा ने उसकी देह में जगह ली थी वो कोई और था। पंडित गोपालदास ने बताया, करीब 20 साल पहले घाटी के पास के गांव में लीला नाम की एक औरत रहती थी। सुंदर पर बेहद दुखी। उसका पति शराबी था जो आए दिन उसे पीटता था। एक रात उसने तंग आकर खुद को उसी घाटी की झील में डुबो दिया। लोगों ने उसकी लाश कभी नहीं पाई। उसके बाद से घाटी में अजीब हादसे होने लगे। कभी कोई राहगीर गायब हो जाता, कभी बसें ब्रेक फेल होकर गिर जाती। लोगों ने कहना शुरू किया, लीला की आत्मा घाटी में भटकती है। और फिर 5 साल पहले जब वीरेन की बस का एक्सीडेंट हुआ, लीला की आत्मा ने उसी नई मरी हुई यात्री गौरी के शरीर को अपना घर बना लिया। अनन्या की आंखें फटी रह गईं। मतलब वो आत्मा गौरी नहीं, लीला थी। पंडित ने सिर हिलाया, हाँ, गौरी तो मरते ही मुक्त हो गई थी, पर लीला की आत्मा ने उसकी देह पकड़ ली।
और तब से हर बस हर यात्री से वो घर छोड़ने की मांग करती रही। अनन्या ने उसी रात घाटी का रुख किया। वो अकेली थी, पर साथ में उसने नाइट कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और इंफ्रारेड स्कैनर रखा था। रात के ठीक 12 बजे जब वो घाटी में पहुंची, तो हवा में वही पुरानी ठंडक थी। कोहरा फैल चुका था। उसने रिकॉर्डर चालू किया। मैं अनन्या शर्मा हूँ। मैं यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आए हूँ। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो सामने आए। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक उसके रिकॉर्डर पर एक धीमी आवाज गूंजी। अनन्या, वो बोली, कौन है? आवाज आए, तुम्हारा भाई मेरे साथ है। अनन्या का दिल धड़क उठा। आरव, तुम हो। आवाज अब और साफ थी। वो अब मुक्त नहीं हो सकता। और तभी कोहरे में एक आकृति उभरी। वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। एक तरफ गौरी, दूसरी तरफ लीला की परछाई, दो चेहरों का मिला जुला रूप। वो बोली, तुम्हारा भाई मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहता था, पर उसने मेरी सच्चाई जान ली, इसलिए मैंने उसे यहीं रोक लिया। अनन्या बोली, अगर तू सच में लीला है तो मैं तुझे शांति दूंगी, पर मेरे भाई को छोड़ दे। लीला मुस्कुराए, मुझे शांति चाहिए, पर पहले कोई मेरे दर्द को महसूस करे। उसने अनन्या की ओर हाथ बढ़ाया और सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वाले घाटी की ओर दौड़े जब उन्होंने धुएं का गुबार देखा। मंदिर के पास आग जल रही थी। पंडित गोपालदास वहां पहुंचे तो देखा कि अनन्या मूर्छित पड़ी थी और उसके सामने दो जले हुए दिए जल रहे थे। उसके हाथ में एक पुराना मंगलसूत्र था, वही जो झील में मिली लाश के साथ था। वो धीरे से बोली, वो मुक्त हो गई। उस दिन के बाद घाटी पूरी तरह शांत हो गई। न कोई आवाज, न कोई हादसा। सरकार ने फिर से रास्ता खोल दिया। लोगों ने कहा, अब वहां कुछ नहीं होता। लेकिन 3 साल बाद एक नई बस कंपनी ने उस रूट पर रात की सर्विस शुरू की। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, पुरानी कहानियां हैं भाई, डरने की क्या बात है। रात को ठीक 12 बजे बस जब घाटी से गुजरी तो धुंध के बीच एक औरत दिखाई दी। सफेद नहीं, लाल साड़ी में। उसके माथे पर सिंदूर था। वो बोली, भाई साहब, मुझे काली घाटी में उतरना है। बस रुक गई। सुबह वो बस नहीं मिली, सिर्फ धुंध और सड़क पर पड़ा वही मंगलसूत्र। आज भी गांव वाले कहते हैं, हर आत्मा की मुक्ति पूरी नहीं होती। कभी कभी वो खुद नहीं चाहती कि उसे शांति मिले। काली घाटी अब भी पहाड़ों के बीच वैसे ही खामोश खड़ी है। रात को अगर कोई गलती से उस रास्ते से गुजरे तो सड़क पर धुंध के बीच किसी औरत की परछाई दिखती है, कभी सफेद साड़ी में, कभी लाल में, और हवा में वही पुरानी आवाज गूंजती है, भाई साहब, मुझे काली घाटी में उतरना है। फर्क बस इतना है, अब कोई बस नहीं रुकती, क्योंकि जो रुकती है वो कभी वापस नहीं लौटती।